हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था शक्ति संतुलन का अर्थ, परिभाषा और इनके रूप, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। आज हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन की विशेषताएं। विशेषता या लक्षण दोनों एक ही है। तो शक्ति संतुलन के क्या क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या लक्षण है, इसका हम आज वर्णन करेंगे। तो पहला पॉइंट है सदैव परिवर्तनशील, यानी शक्ति संतुलन हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो परिवर्तनशील रहती रहे। कैसे? जैसे कभी देश कमज़ोर था तो वो और भी आगे चल के और भी शक्तिशाली बन गया, कोई शक्तिशाली था तो वो कमज़ोर बन गया। जैसे मैंने शीत युद्ध का कल बताया था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली थे, और जैसे ही शीत युद्ध हुआ बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और वो कमज़ोर हो गया और वो अमेरिका शक्तिशाली हो गया। तो वही है कि शक्ति परिवर्तनशील है, तो संतुलन भी परिवर्तन होगा, क्योंकि शक्ति संतुलन कब होगा? दोनों के बराबर शक्ति हो, दोनों देश, हर देश बराबर शक्ति में बटा हुआ है तो है शक्ति संतुलन। और ऊपर नीचे गया तो वो शक्ति संतुलन नहीं होगा। तो इसलिए शक्ति संतुलन जो है वो शक्तिशाली देश वो और बहुध्रुवीय, मैंने कल बताया था, बहुध्रुवीय देश सारे मिलकर शक्ति संतुलन बनाए रखेंगे। नहीं तो किसी के पास शक्ति ज़्यादा और दबाने की कोशिश करे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए मैंने कल बताया था कि बहुध्रुवीय देश सारे एक होंगे, यानी सभी को बिल्कुल ही गरीब है तो भी वो शक्तिशाली, इसलिए कि कोई भी शक्तिशाली उनके ऊपर हमला करेंगे तो सारे देश एक हो जाएंगे। इसलिए सदैव ये शक्ति संतुलन परिवर्तनशील हो सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली होते हुए भी सारे देश एक हो गए तो उनको वो संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, उनको बात माननी ही पड़ेगी। किससे? उससे कम शक्तिशाली देशों से भी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता, उनको निर्यात के लिए देश चाहिए ही। दूसरा बताया है मानवीय प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना, यानी शक्ति संतुलन मानव ही प्राप्त कर सकता है, मानव के द्वारा ही प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि शक्ति संतुलन एक शक्तिशाली है, एक शक्तिहीन है, तो वहाँ की सरकार जो मानव है वो ही प्रयत्न करेंगे कि शक्ति को संतुलन बनाए रखे। वो गरीब देश है तो उनको ऐसा कार्य करना है कि शक्ति संतुलन बने, वो न तो उनके ऊपर दबाव दे और न ही वो उनके दबाव में रहे और उनके गुलाम की तरह रहे, ऐसा नहीं। तो एक मानवीय प्रयत्न द्वारा, यानी लोगों के द्वारा या जो सरकार चला रहे उनके द्वारा ही शक्ति संतुलन प्राप्त की जा सकती है। लोग अगर शक्ति संतुलन नहीं रखेंगे जिस देश में कि नहीं मैं तो शक्तिशाली, मैं इनसे कोई रखूँगा नहीं, तो वो शक्ति संतुलन नहीं कहलाएगा। लेकिन शक्ति संतुलन नहीं रखेगा तो आपस में क्या होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कोई देश शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए शक्ति संतुलन बहुत ही जरूरी है और इसके लिए मानव हमेशा प्रयत्न करता रहेगा। तीसरा है वास्तविक कसौटी युद्ध, यानी शक्ति संतुलन का एक रूप बताया गया है, वो है वास्तविक कसौटी युद्ध। यानी युद्ध में कोई विचारक यानी विश्वास करते कि ये भी एक है विशेषता है कि शक्ति को बताने के लिए ऐसे तो शक्ति मापी नहीं जा सकती, किसी के पास ज़्यादा हथियार है, किसी के पास सैनिक शक्ति ज़्यादा है, लोग लड़ने के लिए ज़्यादा है लेकिन हथियार कम है। लेकिन वास्तविक रूप कब शक्ति का पता चलेगा? जब युद्ध होगा। युद्ध में पता चलेगा कि कौन हारा और कौन सा देश जीता। जब जीतेगा तो पता चलेगा कि ये शक्तिशाली है, फिर वो हारा हुआ उनकी पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा, उसको कहेंगे शक्ति संघर्ष। तो शक्ति संघर्ष करके वो युद्ध द्वारा ही वो संघर्ष करके उस लेवल तक आएगा और शक्ति संतुलन बन सकता है। तो वास्तविक कारण है युद्ध के द्वारा ही शक्ति को संतुलन किया जा सकता है। जैसे मान लो एक शक्तिशाली देश, युद्ध ऐसे भी आप उदाहरण दे सकते हैं, एक शक्तिशाली देश और वो छोटे देश पर आक्रमण कर रहा है और दूसरे सारे मिलकर छोटे देश सारे एक होकर उस बड़े देश को ललकार रहा है कि हम सब एक हो जाएंगे, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो युद्ध से वो डर जाएगा, यानी शक्ति संतुलन ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा कि शक्ति संतुलन हो जाएगा कि वो अकेला और ये सारे 10 देश या 20 देश ये सारे एक हो गए तो मेरे अकेला का कोई नहीं होगा, नहीं मुझसे कोई संबंध रखेगा। तो ये कि वास्तविक युद्ध के कारण शक्ति संतुलन भी हो सकता है। चौथा बताया है वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ इसका भी एक कारण है। कह रहे कि सब्जेक्ट जैसा वो देखकर वो मापा, वो तो बात आ गई, देख करके एक ही वस्तुनिष्ठ फिक्स नहीं कह सकते कि वस्तुनिष्ठ के ये देश शक्तिशाली है। व्यक्तिनिष्ठ यानी बाद में भी वो शक्तिशाली हो सकता है, वो कभी भी शक्तिशाली बन सकता है। तो वस्तुनिष्ठ में हम बता दें कि बस ये फिक्स है, ये शक्तिशाली ही देश है, लेकिन ये नहीं है, ये है। ये दोनों दृष्टिकोण चलता है कि एक तो देखने में लगता है कि ये शक्तिशाली, इनके पास हथियार है, विकसित देश है, तो एक तो देखने में भी लग सकता है। एक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव होता है कि वो वास्तव में वो युद्ध कर रहा है, जीत रहा है, लेकिन दिख तो नहीं रहा था। तो ऐसे भी दृष्टिकोण के द्वारा शक्ति को संतुलन किया जा सकता है। दिखता तो नहीं, वो युद्ध में विश्वास नहीं करता, लेकिन शक्ति उनकी बरकरार है, वो दूसरे देशों से आराम से वो युद्ध कर सकता है। तो वो सब बातें शक्ति संतुलन में आएगी। वो चुपचाप बैठेगा, फिर भी दूसरे देश उनसे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो शक्तिशाली है। तो ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ ये भी शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण में आता है। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि व्यक्ति सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव, उनके पास क्या है क्या नहीं है और कितनी शक्ति है, वो सब देखकर पता चल जाता है कि शक्ति संतुलन कैसे रखा जाए। पांचवा है बड़े शक्तिशाली देश कार्यकर्ता। जो बड़े बड़े शक्तिशाली विकसित देश है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब हैं जो बड़े शक्तिशाली देश कार्यकर्ता, ये यानी ये शक्ति संतुलन रखने में ये कार्य मतलब भूमिका महत्वपूर्ण रखता है। ये सब कहते हैं जैसे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। तो ये जो शक्तिशाली विकसित देश, ये शक्तिशाली देश है, वही कार्य करता होता है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। क्योंकि गरीब देश अगर है, कोई दूसरा दबाव दे, तो ये शक्तिशाली देश उनको कह सकता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, और नाटो द्वारा, मैं सैनिक शक्ति द्वारा मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो वो भी संतुलन बना सकते हैं। जैसे कि देखो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, तो सोवियत संघ ने हमारी मदद की। अगर नहीं की होती तो वो तो युद्ध चलता रहता और बार बार युद्ध होता। तो इस शक्ति संतुलन के लिए सोवियत संघ ने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान डर गया कि अरे, और सोवियत संघ ने मदद नहीं, क्योंकि कि कभी भारत भी उससे संबंध रख सके, क्योंकि दोनों के फायदे इसमें संबंध रखेंगे तो आयात निर्यात में दोनों फायदे हैं, व्यापार वाणिज्य में सबके फायदे हैं। तो ये है शक्ति संतुलन। जैसे कि अब हम जैसे हमारी मदद की तो हम सोवियत संघ से अच्छे से रखेंगे, तो ये शक्ति संतुलन। और पाकिस्तान भी युद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि और भी देश मदद किए तो उनकी पोजीशन डाउन हो जाएगी और उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। तो ऐसे ऑटोमेटिक किसी ने दूसरे ने मदद की, बड़े देश ने, तो ऑटोमेटिक वो चुप बैठ जाएगा और शक्ति संतुलन बन जाएगा। 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ। अमेरिका ने हमारी मदद की। अगर चीन हमारे अमेरिका मदद नहीं करते तो हम हारते, और मन चाहे वो उनका क्या सीमा अपने में ले सकता था, क्षेत्र अपना ले सकता था, और क्या कहते साम्राज्यवाद फैला सकता था। तो ये बड़े शक्तिशाली अमेरिका ने हमारी मदद की, जैसे चीन हट गया कि हाँ युद्ध नहीं करना, क्योंकि अमेरिका का देखा इनका वो शक्तिशाली है। अगर भारत के साथ खड़ा रहा तो ये जो उनकी नाटो है सैनिक शक्ति, वो उनसे आक्रमण किया तो मैं हार जाऊंगा, पूरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो अमेरिका ने जैसे हमारी मदद की तो शक्ति संतुलन ऑटोमेटिक चीन ने पीछे पाव कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक शक्ति संतुलन हो गया कि बड़े कार्य करता है, यानी बड़े शक्तिशाली देश अगर छोटे देशों की मदद करे तो, और जो बड़ा देश हमला कर रहे तो वो भी पीछे ऑटोमेटिक हट जाएगा। किसके कारण? शक्ति संतुलन के कारण। क्यों? क्योंकि वो बड़े देश शक्तिशाली देशों से वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो ऐसे बड़े शक्तिशाली देश भी कार्य ऐसे करते हैं जो शक्ति संतुलन बनाने में समर्थन करते हैं। छठा है राष्ट्रीय हित का समर्थन। बिल्कुल शक्ति संतुलन हमेशा ऐसे नहीं कि खुद के देश का हित ही नहीं हो और वो शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करे, नहीं। हर देश कोई भी शक्ति संतुलन तभी बनाएगा जब उनके देश के हित की बातें होगी। जैसे अमेरिका ने हमारी मदद की तो उनके अमेरिका के भी हित की बात है कि भारत को हम जो वस्तु है वो निर्यात कर सकते हैं, हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, और हमारे जो अमेरिका से भारत गरीब देश है तो उनसे हम संबंध बनाएंगे तो हमारे ज़्यादा माल खपाने का ये देश हमें मिल गया। तो ये कि राष्ट्रीय हित
उनका भी राष्ट्रीय हित है, हमारा राष्ट्रीय हित है कि अरे अमेरिका ने हमारी मदद की तो चीन अब हमारे ऊपर युद्ध नहीं होगा, तो हम उनसे ज़्यादा संबंध बनाने रखेंगे, क्योंकि कभी और भी हमला हो जाए तो अमेरिका मदद कर लेगा। तो ये है कि कोई भी देश राष्ट्रीय हित के द्वारा ही शक्ति संतुलन बना सकता है, क्योंकि उनका भी फायदा हो। अगर फायदा नहीं हो तो कोई देश किसी का समर्थन नहीं करेगा, और राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति संतुलन बहुत ही जरूरी है। सातवां है यथापूर्व स्थिति का समर्थन, यानी कोई भी देश, जैसे युद्ध हुआ, शीत युद्ध, मैंने अभी बार बार वही कह रही हूँ कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ, तो शीत युद्ध में अमेरिका का विघटन हो गया, वो टूट गया। 15 राज्यों का गणराज्य था तो 5 अलग हो गए, जो फिर बाद में सोवियत संघ के उनका नाम पड़ा अब है रूस, और बाकी जो अलग हुए उनको कहा जाता है रशिया। तो यथापूर्व स्थिति, यानी वो अब सोवियत संघ रूस वो कमज़ोर हो गया, तो वो यथापूर्वक वापस वैसी स्थिति लाना चाहेगा, इसलिए वो शक्ति के लिए संघर्ष करेगा, और वो संघर्ष करेगा तो शक्ति संतुलन होगा, वो दूसरे देशों से मदद करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा, और वो अमेरिका के लेवल में आने की कोशिश करेगा। तो यही है कि यथापूर्व की स्थिति का समर्थन करता है कौन? शक्ति संतुलन। कभी वो शक्तिशाली था, कभी शक्तिहीन हो गया, तो वापस वो अपनी पोजीशन लेने के लिए वो संघर्ष करेगा और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा और अपना पद वापस हासिल करेगा। तो ये हुआ बेटा शक्ति संतुलन की विशेषता। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है आपको। कल हम पढ़ेंगे शक्ति बनाए रखने के तरीके या उपाय, ये इसमें है आपके। जो सिलेबस में है वो आप पढ़ो, उसी अकॉर्डिंग सवाल आएंगे। बड़े करो तो छोटे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो शक्ति संतुलन के ये सारे है क्या है? विशेषता। इनके बगैर शक्ति संतुलन हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, पढ़ना। कल पढ़ेंगे हम शक्ति संतुलन के बनाए रखने के उपाय। बाय बच्चों।